कोई भी संगठन को संचालित, नियंत्रित और निर्देशित करने का महत्वपूर्ण आधार होता है, जो अपने संगठन को आगे ले जाने का एक क्या करता है, साधन के रूप में काम करता है। नेतृत्व दो वर्डों से बनके बना होता है, लीडरशिप। कैसे? लीडरशिप यानी लीड और शिप दो वर्ड होते हैं। लीडरशिप और शिप। लीड का मतलब होता है सर्वोत्तम, उच्च होना, और शिप का आशय होता है योग्यता, यानी जो दूसरे से उत्तम होता है और योग्य होता है वही क्या होता है, लीडरशिप कहलाता है। ठीक है ना? तो लिखो, नेतृत्व वह योग्यता अथवा क्षमता है। लिख लो डिफिनेशन के फॉर्म में, तो याद है पता है जो की पॉइंट्स है ना, जितने भर सिलेबस की लाइन में है ना। एक चीज और बता दूं, उनके डिफिनीशन जरूर याद है। जैसे लाइन में नेतृत्व लिखा तो उसकी डिफिनीशन, मतलब जो हाईलाइटेड है उनकी डिफिनीशन याद है। जैसे नेतृत्व का लिखो, नेतृत्व वह योग्यता अथवा क्षमता है जिसके द्वारा कार्मिकों से वांछित कार्य स्वेच्छा पूर्वक एवं बिना किसी दबाव से कराए जा सकते हैं। दबाव से कराए जा सकते हैं, वो नेतृत्व कहलाता है। यानी कोई भी कार्य किसी से करवाना, वो भी उसके ऊपर बिना दबाव डाले हुए, मतलब वो स्वेच्छा से काम ऐसा करे, अपनी इच्छा से काम करे, तो आप लीडर है। ठीक है ना? लीडरशिप, तब आपके अंदर लीडर है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, ध्यान में रखना, कोई एक नाम लिख लेना, चाहे जॉर्ज आर टेरी लिख लेना, चाहे टीड लिख लेना, पर जॉर्ज आर टेरी ज्यादा सही रहेगा। उसके अनुसार यही डिफिनेशन लिख देना। ठीक है ना? कि स्वेच्छा पूर्वक प्रयास करने से प्रभावित, वही एक डिफिनेशन लिखना, बस लिख लेना जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। तो ध्यान में रखना, इसमें बिना प्रेशर से अपनी इच्छा से कार्य करवाने की क्षमता होती है। ठीक है ना? नेतृत्व के लिए आवश्यक तत्व 3 है। लिखो, कौन कौन से 3 तत्व होने चाहिए? एक व्यक्ति होना चाहिए, यानी पर्सन। दूसरा फॉलोवर्स यानी अनुयायी, और तीसरा परिस्थिति यानी सिचुएशन। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती। कैसे? किसी व्यक्ति, चूंकि मैंने तो कोई व्यक्ति होना चाहिए इसका नेतृत्व स्वीकार करते हैं, इसके फॉलोवर्स होने चाहिए, अनुयायी होने चाहिए, तभी कहा जाएगा कि वो नेतृत्व करता है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां कई बार बन जाती हैं, जैसे कि किसान के लिए कोई आगे आया तो वो उसका नेता बन जाता है किसान का, पर्टिकुलर किसी परिस्थिति के लिए। तो ये 3 चीजें होती हैं जो नेतृत्व के लिए आवश्यक, चीज को आपको ध्यान में रखना है। लिखो, लक्षण या विशेषताएं लिखो। लक्षण या विशेषताएं, पहला लिखो सतत प्रक्रिया। मैंने बोला है सब में, जितने भी चीजें पढ़ोगे सब में कंटिन्यूअस प्रक्रिया लिखना। दूसरा फॉलोवर्स का होना आवश्यक, यानी अनुयायियों का होना आवश्यक होता है इसमें नेतृत्व में। तीसरा परिस्थितियों से प्रभावित होती है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि किसान साहब, जो भी राहुल टिकैत या महेंद्र टिकैत कुछ ऐसा नाम था, वो टिकैत क्या हो गए, नेता बन गए। इसी प्रकार कोई और चीजें आएंगी तो उसमें नेता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति होती है कि लोग के मांग वो रखते हैं तो लोग उनसे जुड़ जाते हैं। फिर पारस्परिक संबंध इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी एक बार कुछ कह देते हैं तो लोग उनसे इतना जुड़े हुए हैं कि उनकी बात मानने लगते हैं। तो ये पारस्परिक संबंध, जो आपस में एक रिलेशन होता है। ठीक, तो ये
चार चीजें मेनली होनी चाहिए। सतत प्रक्रिया इसकी विशेषताएं हैं। अनुयायियों का होना आवश्यक, परिस्थितियों से प्रभावित, पारस्परिक संबंध होता है, आदर्श चरित्र होता है यानी आइडियल कैरेक्टर होता है, ईमानदार होता है। तो जब ईमानदार व्यक्ति होता है तो उसके प्रति फॉलो करने वाले भी बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आदर्श चरित्र होता है उसका, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है यानी प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। ऐसा नहीं कि एक सिद्धांत पर केवल हो, भाई उसके परिणाम स्वरूप ये होगा, इसके परिणाम स्वरूप ये होगा, मतलब एक प्रैक्टिकल वे में बातें करता है जो, उसी के ज्यादातर अनुयायी होते हैं। नेता की स्थिति हाथ के अंगूठे जैसे होती है, यानी हाथ का अंगूठा हाथ की अंगुलियों को संगठित करता है। तो उसी प्रकार नेता भी हाथ के अंगूठे जैसे होते हैं, जिससे उंगलियां क्या होती, जुड़ जाती है जाके, ठीक है ना। अधिकारी वर्ग द्वारा नेतृत्व होता है। विशिष्ट योग्यता का होना, विशिष्ट योग्यता मतलब कि जैसे कोई टेक्नोलॉजी बहुत जानता है तो जो लीडिंग करेगा वो उस टेक्नोलॉजी को ज्यादा से करेगा, उसको ज्यादा फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस क्षेत्र में मास्टर डिग्री है उसके पास, मतलब वो मास्टर है, जानकार है उस क्षेत्र में, तो वो लोग उसको ज्यादा फॉलो करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि नेतृत्व क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। सारी विशेषताएं एक बार पढ़ लेना, ना एक बार बस पढ़ना, ध्यान में रखना, सोचना और समझना बस कि ये नेता है अपना, इसके पास क्या ये योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब लिखो नेता का, नेतृत्व का कार्य, लिखो कार्य। यदि प्रश्न पूछा जाता है नेतृत्व के कार्य बताइए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है नेतृत्व का आदेश, सॉरी महत्व लिखिए, नेतृत्व की आवश्यकता लिखिए, तीनों में सेम टू सेम आंसर होगा। क्या मैंने बोला? सेम टू सेम। लिखो पहला आंसर, लिखो आदेश देना। पहला आंसर लिखो आदेश देना। आदेश देना। दूसरा अनुशासन यानी डिसिप्लिन में रखना। ध्यान में रखना सब चीजें, ये कोई नई नहीं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन करना, मोटिवेशन देना समय समय पर। अब मोटिवेशन वो कई प्रकार से होते हैं, वित्तीय भी हो सकता है, हम लोगों ने पढ़ा, और गैर मौद्रिक भी हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ो समन्वय, कोऑर्डिनेशन करना। नेक्स्ट लिखो सहयोगात्मक वातावरण तैयार करना। आदर्श प्रस्तुत करना। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करना। तो देखो एक अच्छे नेता में ये सारे गुण होते हैं, या यूं कहें कि एक नेता की आवश्यकता क्यों होती है। तो आदेश देने के लिए, जैसे क्लास में कोई लीडर ना हो तो क्या होगा, वो लीडर डिसिप्लिन नहीं रहता है। और क्या चीजें नहीं रहती भाई, वो एक प्रकार से किसी का आदेश नहीं मानते हैं, उनमें मोटिवेशन नहीं रहता है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, ये सारी चीजें उनके अंतर्गत नहीं रहती हैं। और इन सब चीजों की स्थापना के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यही नेतृत्व का कार्य होता है, यही आवश्यकता होती है। अब लिखो नेतृत्व के प्रकार या शैलियां। लिखो नेतृत्व के प्रकार या शैलियां। नेतृत्व के प्रकार या शैलियां। नेतृत्व की शैली से आता है नेता के व्यवहार से, अर्थात कार्य करते समय नेता अनुयायियों के किस प्रकार की शैली रखता है। तो नेतृत्व की शैली, चूंकि लीडर है वो, तो लीडर कौन कौन से, जब अपने मतलब जो भी उसके अनुयायी है, फॉलोवर्स है,
कौन कौन से व्यवहार करता है, कैसे कैसे व्यवहार करता है, वही जो शैलियां है, वही उसकी प्रकार है, वही उसकी शैली। तो जैसे पहली लिखो अभिप्रेरणात्मक शैली, पहली लिखो पहली लिखो अभिप्रेरणात्मक शैली, दूसरी लिखो शक्ति शैली, तीसरी लिखो पर्यवेक्षक शैली। अभिप्रेरणात्मक में लिखो दो शैलियां होती है, एक होती है सकारात्मक शैली, सकारात्मक शैली, सकारात्मक शैली कल भी हम लोगों ने बात किया था अभिप्रेरणा में, जिसमें क्या होता है कि भाई उसे वेतन गैर मौद्रिक या तो वित्तीय मतलब पैसा दे दो उसको तो वो मोटिवेट रहेगा, या उसकी मतलब एक प्रकार से प्रशंसा कर दो, पुरस्कार कर दो तो वो मोटिवेट रहेगा। दूसरा नकारात्मक शैली में कौन सी होती है, जिसमें उसको दंड देके डरा के तो वो काम करवाओ, तो वो होती है नेगेटिव। ठीक है ना, तो दो होती है अभिप्रेरणा में, सकारात्मक और नकारात्मक। नेक्स्ट लिखो शक्ति शैली, शक्ति शैली, शक्ति शैली, शक्ति शैली क्या होती है, इसमें नेतृत्व जो है, नेता जो है वो अपने अधिकारों या शक्तियों का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। तो इसमें लिखो शक्ति शैली में लोकतांत्रिक, 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 लोकतांत्रिक शैली का क्या मतलब है, लोकतांत्रिक शैली क्या होती है, लोकतांत्रिक शैली का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो होता है वो क्या होता है, सबसे पूछताछ के मतलब नेतृत्व, चूंकि जो जो उसके अंडर में होते उन सबसे पहले पूछता है कोई भी निर्णय लेने से पहले, और उसके बाद वो निर्णय लेता है। तो ये नेतृत्व शैली, इसमें क्या होता है कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना, सबसे पूछने में। तो ये होता है लोकतांत्रिक शैली, जो डेमोक्रेटिक तरीके से कोई निर्णय लिया जाता है। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो निरंकुश, कुश, दूसरा लिखो निरंकुश। निरंकुश क्या होता है, देखो निरंकुश क्या होता है, वो जो नेता होता है उसके अंडर में जो चीजें होती है वो उनसे बहुत ज्यादा नहीं पूछताछता, वो अपना निर्णय स्वयं ले लेता है और उसको फॉलो करवाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें होती है। तो ये दूसरा होता है जिसमें निरंकुश है, निरंकुश मतलब एब्सोल्यूटिस्ट जिसे बोलते हैं हिंदी में निरंकुश, तो इंग्लिश में, तो वो दूसरा होता है निरंकुश। तीसरा लिखो निर्बाध या अहस्तक्षेप, तीसरा लिखो निर्बाध या अहस्तक्षेपी, या अहस्तक्षेपी में क्या होता है, निर्बाध या अहस्तक्षेपी में क्या होता है, देखो इस प्रकार की शैली में क्या होता है कि नेता अपने जो मतलब सबऑर्डिनेट मतलब जो उसके अनुयायी होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, उनसे ये कहता है कि यदि कभी भी भविष्य में कोई भी जरूरत पड़े, किसी भी काम को लेकर आप हमारे संतुष्ट हो, तो सीधे आप हमारे पास आ जाओ और क्या करो, उस पर डिस्कशन हो जाता है। तो ये होता है निर्बाध शैली। ठीक है ना, तो तीसरी शैली क्या होती है, निर्बाध, जिसमें कई बार वो खुद निर्णय ले लेते हैं और कई बार संपर्क में आने के बाद निर्णय लेते हैं। ठीक, चौथा लिखो, सॉरी, तो तीन शैलियां इसकी हम लोगों ने पढ़ ली, शक्ति शैली की, लोकतांत्रिक शैली, दूसरा निरंकुश शैली, तीसरे में निर्बाध या अहस्तक्षेपवादी होती है। ठीक है ना, मतलब इस प्रकार की शैली में खुद कई बार जो सब मतलब एक प्रकार से फॉलोवर्स होते हैं वो निर्णय ले सकते हैं, कई बार नेता के साथ संपर्क करके वो निर्णय ले सकते हैं। तो ये तीन प्रकार की जो शैलियां हैं हम लोगों ने देख ली। अब तीसरी शैली लिखो पर्यवेक्षणीय शैली,
अलग से तीसरी शैली लिखो, पर्यवेक्षणीय शैली। पर्यवेक्षणीय शैली में क्या होता है, नेता जो लीडरशिप करता है वो अपने जो सबऑर्डिनेट मतलब जो उसके फॉलोवर्स वगैरह होते हैं उनको क्या करता है, बीच बीच में इंस्पेक्शन करता रहता है और उसके आधार पर क्या करता है, अपनी पूरी नेतृत्व की क्षमता विकास करता है। ठीक है ना। और कई बार इसमें जैसे कर्मचारी केंद्रित एक शैली हो जाती है जिसमें नेता अनुयायियों द्वारा कार्मिकों की आवश्यकताओं और हितों को पहले ध्यान दिया जाता है कि जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं या जो उसको फॉलो कर रहे हैं उसके हित को ध्यान दिया जाता है। उत्पादन कार्य केंद्रित, कार्मिकों की आवश्यकता के स्थान पर उत्पादन वृद्धि पर विकल्प दिया जाता है। तो ये दो चीजें इसके अंतर्गत की जाती है। पर्यवेक्षणी शैली में एक तो शैली ये होती है कि जो भाई आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचो कि उनको मिल रहा तनख्वाह, पेमेंट नहीं मिल रही या मिल रही है। दूसरी कि जो काम है क्या वो काम हो रहा है या नहीं, प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, उत्पादन हो रहा है या नहीं, उसके बारे में सोचने की बात करते। तो ये दूसरी शैली होती है इसमें। ठीक है ना। तो ये तीन शैलियां होती हैं इनके बारे में आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा नेतृत्व के आचरण के आधार पर उसके कुछ जो आचरण के आधार पर 6 शैलियां और बनी है। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, निरंकुश नेतृत्व शैली, निर्बाध 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 नेतृत्व शैली, कूटनीति नेतृत्व शैली, विशेषज्ञ नेतृत्व शैली और नौकरशाही नेतृत्व शैली। हम लोगों ने लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली पढ़ लिया कि भैया सबसे पूछो, फिर उसके बाद निर्णय लो। फिर दूसरा हम लोगों ने निरंकुश पढ़ लिया, किसी से मत पूछो, अपना काम करो। निर्बाध नेतृत्व शैली मतलब एक दूसरे के काम में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, अपना निर्णय लो, बट हाँ जरूरत पड़े तो आप जा सकते हो अपने लीडर के पास। तीसरी शैली कूटनीतिक नेतृत्व शैली का मतलब होता है जो कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति अपना कार्य को पूरा करा सके। नहीं कहते कूटनीति अच्छी थी भारत की तो उसने ऐसा कर दिया, तो कूटनीतिक शैली में यही चीजें होती। नेक्स्ट विशेषज्ञ नेतृत्व शैली। विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है, जो अपने कार्य में स्पेशलिस्ट यानी पर्टिकुलर किसी काम में स्पेशलिस्ट है और उससे कार्य करवाने का नेतृत्व होना चाहिए या उसके कार्य करने का नेतृत्व होना चाहिए। तो ये विशेषज्ञ नेतृत्व शैली। नौकरशाही नेतृत्व शैली, नौकरशाही का मतलब होता है प्रशासनिक अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों का नेतृत्व करते हैं और उनसे कार्य करवा सके। ठीक है ना। तो नौकरशाही मतलब वही प्रशासनिक अधिकारी वगैरह जो आते हैं, तो इसमें वो शैली की बात की जाती है। तो इस प्रकार ये अलग से जो उसके मतलब आचरण के आधार पर है, परंतु आपको बेसिकली तो ऊपर वाला बताया हूं उसी को ध्यान में रखना। कूटनीति शैली, नौकरशाही शैली बस अलग से आपको ध्यान में रखनी है। अब लिखो नेतृत्व संबंधी विचारधाराएं या सिद्धांत। हेडिंग डालो नेतृत्व संबंधी विचारधाराएं या सिद्धांत। लिखो कुड्स तथा ओडोनल ने 3 विचारधाराएं प्रस्तुत की। 3 विचारधाराएं प्रस्तुत की। 3 विचारधाराएं प्रस्तुत की है। पहली मतलब विचारधारा लिखो लक्षणवादी। पहला लिखो लक्षणवादी, दूसरा लिखो तत्ववादी, तीसरा लिखो परिस्थितिवादी। कौन कौन सी? लक्षणवादी, तत्ववादी, परिस्थितिवादी। ठीक।
तो ये विचारधाराएं हैं इससे संबंधित। फिर कुछ महान व्यक्ति दृष्टिकोण, देखो विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित नेतृत्व संबंधी विचारधाराएं। ऊपर हम लोगों ने कुट्स और ओडोनल द्वारा जो पढ़ा वो 3 विचारधाराएं हैं, लक्षणवादी और तत्ववादी और परिस्थितिवादी है। अब नीचे लिखो विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित नेतृत्व संबंधी विचारधाराएं। पहला लिखो महान व्यक्ति दृष्टिकोण। महान व्यक्ति दृष्टिकोण लिखो। महान व्यक्ति दृष्टिकोण लिखो पहली। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया बहुत से विद्वानों द्वारा कि नेता बनाए नहीं जाते, नेता पैदा होते हैं। मतलब जो लीडर होते हैं वो जन्म से ही होते हैं, यहाँ आके नहीं बनते। परंतु ये विचारधारा सही नहीं है, ना मान्यता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि भाई मेहनत से नेता बनते हैं, ना कि जन्म से। पर कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं जैसे प्लेटो का या और जो नेता है उनका कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि भैया वो जन्म से है। तो परंतु ये विचारधारा सही नहीं है, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा लिखो गुण दृष्टिकोण। गुण दृष्टिकोण गुण दृष्टिकोण इस विचार के जो समर्थक है उनका नाम लिख लेना, चेस्टर बर्नार्ड। एक नाम ध्यान में रखना, चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड चेस्टर बर्नार्ड ये विचारधारा क्या कहती है? ये विचारधारा ये कहती है कि जो नेतृत्व करता है, लीडरशिप है, वो अपने गुण के कारण नेतृत्व करता बना है। मतलब उसका लीडरशिप कैसा होगा, कितना अच्छा होगा, ये उसके गुण यानी क्वालिटी पर डिपेंड करता है और उसका अध्ययन किया जा सकता है, यानी उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। तो ये दूसरा है गुण दृष्टिकोण। तीसरा लिखो व्यवहार दृष्टिकोण। व्यवहार दृष्टिकोण ये R.A. विलियम्स ने दिया है। किसने? लिखो R.A. विलियम्स। R.A. विलियम्स। R.A. विलियम्स। R.A. विलियम्स ने क्या दिया इसके बारे में भी बताता हूं। इसमें क्या है R.A. विलियम्स के, इसमें इन्होंने कहा कि भैया नेतृत्व जो है वो गुण से ज्यादा उसके व्यवहार पर डिपेंड करता है। यानी जिसका जितना अच्छा व्यवहार होगा उससे उतने ज्यादा लोग जुड़